तो आज हम कक्षा 10 की गणित के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.2 का देखेंगे। पहला सवाल, प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करना। हम 3.2 का पहला सवाल देखने जा रहे हैं। निम्न ये देख लेते हैं कि सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को, हमारा रैखिक समीकरण होगा और युग्म होगा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। दो समीकरणों को हम एक साथ समायोजित करके उनका हल निकालेंगे। एक चर को निकालने के लिए हमें एक समीकरण की जरूरत पड़ती है। दो चर को का निकालने के दो चर हो हमारे पास x और y दोनों हों, तो उनको हल करने के लिए हमें दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से ये जो हमें समीकरण होंगे, दो समीकरणों के जोड़ा होंगे, जिन्हें युग्म कहा जाता है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म होंगे 1 2 1 2 1 2। सभी समीकरण हमारे दो के पेयर में होंगे, इसलिए कि हमारे पास दो अचर हैं। अब इसको हमें किस विधि से हल करना है? तो हमें इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से हल। तो इन समीकरणों का हल हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। इसके पहले हमने ग्राफ विधि से हल किया, अब हम आगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। फिर इसके आगे हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापना। इसमें हम क्या करेंगे कि x का मान बिना निकाले हुए x के मान को हम एक तरफ कर लेते हैं, अब बाकी y और बाकी अचरों को दूसरे तरफ कर लेंगे, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। एक तरह से x कोई वैल्यू नहीं होगी वो। इस तरीके से हम x की वैल्यू को, इस तरह की जो हमारी आभासी वैल्यू होगी, उसको हम जो है दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। तो इसको आगे हम देख लेते हैं कैसे हल होगा। तो हमारा ये पहला सवाल है, x + y = 14, x - y। हम आगे देख लेते हैं इस सवाल को। तो हमारा पहला सवाल है ये, x + y = 14 और x - y = 4। इस समीकरण को, इन दो समीकरणों के पेयर को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। बहुत सरल है और बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको केवल हमारे वीडियो में बने रहना है। बेसिकली हमारा ये जो कार्यक्रम है, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, उन लोगों के लिए है जिन्हें मर्जी ना मर्जी गणित पढ़ना ही है। 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चे गणित छोड़ देते हैं, जो कुछ बायोलॉजी ग्रुप में चले जाते हैं या फिर कुछ आर्ट ग्रुप में चले जाते हैं, लेकिन 10वीं तक उन्हें तो पास होना ही है और अच्छे मार्क्स में पास होना है। गणित में रुचि नहीं है तो इसके पहले भी गणित अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा परेशानी तो होती है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे 10वीं में साइंस में ही फेल हो जाते हैं। हालांकि उन्हें साइंस पढ़ना नहीं, साइंस उनकी रुचि नहीं, लेकिन बोर्ड उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ा रहा है, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। तो हमारा ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जिनका गणित में कोई रुचि नहीं है लेकिन पास तो होना है। तो हम इसे बहुत सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से हम बात करेंगे। इसमें हम ये मानेंगे कि पहली से लेकर 9th तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल सीधे 10th में ही आप जो है गणित पढ़ने जा रहे हो। तो इस हिसाब से बहुत सरल ढंग से हम बताने की कोशिश करेंगे। और एक हम जानकारी भी आपको बता दें कि किसी भी समय कि अपने जो पाठ्यक्रम है, इसका कोई भी किसी भी सवाल का सबसे बेहतर हल जानने का सबसे बेहतर तरीका होता है गूगल लेंस। तो आप गूगल क्रोम में जाइए, गूगल लेंस में अपने इस क्वेश्चन की फ़ोटो लीजिए और इंटर दबाइए, तो आपको ढेर सारे सलूशन आ जाएंगे और कोई जो सलूशन आपको सबसे बेहतर लगे उसको देख लो। वैसे यदि आप किसी सवाल को हमसे जानना चाहते हैं तो हम आप अपना नंबर दे देते हैं। इस नंबर पर कभी भी आप ऑनलाइन हमसे कोई भी सवाल सीख सकते हो, वो नंबर इसे हम डाल देंगे। और तो हम आगे देखते हैं, सवाल पर आगे बढ़ते हैं। हमारा ये सवाल है, x + y = 14, x - y = 4। इसको हम नए पेज में लिखेंगे और इसको देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल करते हैं। इसके बाद हम करेंगे विलोपन विधि। विलोपन में हम क्या करते हैं,
एक अचर को विलोपित कर देते हैं, गायब कर देते हैं। एक दूसरे को, एक समीकरण के नीचे दूसरा समीकरण रखते हैं और एक को जो है गायब, कैंसिल करने की स्कीम बनाते हैं। ये इसको जो है जो आपस में जोड़ दें। तो हम बाद में देखेंगे विलोपन में क्या करते हैं। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, एक का वैल्यू यहाँ से लेकर के दूसरे में स्थापित करते हैं, इसलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आइए चलते हैं, सवाल को हमें याद रखना होगा, इसलिए कि ये पेज वहाँ नहीं होगा। x + y = 14 और x + y = 14। तो आते हैं नए पेज में। x + y = 14 और दूसरा समीकरण हमारा है x - y = -4। शायद ये है, देख लेते हैं, कंफर्म को एक बार कंफर्म कर लेते हैं। x + y = 14, x - y = 4, तो यही तो है। हाँ, x + y = ये कुछ नहीं है, इसको थोड़ा मिटा दें, कुछ गड़बड़ दिख रहा है। x + y = 14, ये हमारा पहला समीकरण है। समीकरण नंबर 1 है। x - y = -4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो इसको हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। विधि का नाम एक बार फिर से लिख लेते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा। हमें इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। देखते हैं कितना इजी है, कितना सरल है। दूसरे वाले कलर को हम येलो ले लें सोच रहे हैं, और नीचे जो हमने प्रतिस्थापन लिख रखा है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अक्षर बड़े बड़े आ रहे हैं तो इसलिए दिक्कत तो होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दो में से कोई एक समीकरण को उठा लेंगे जो सरल हो, जिसे नीचे वाला कुछ ज़्यादा ही सरल और सीधा दिखता है। तो हम इस वाले समीकरण को उठा लेते हैं, इस वाले समीकरण को। अबे ऊपर हम उठाने ले जा रहे थे तो उठा ही नहीं। खैर, x - y = 4 वाले समीकरण को हम ले लेते हैं और इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, x - y = -4। ये हमारा जो है दूसरा वाला समीकरण था, समीकरण नंबर 2 था। अब इस समीकरण में हम क्या करते हैं, x को अकेले कर लेते हैं, बराबर के इधर अकेले कर लेते हैं, तो हमारी लगभग x की वैल्यू आ जाएगी बिना कैलकुलेशन के। तो हम लिखेंगे x ये वाला बराबर -4, पहले से है तो -4, और y को इधर ले गए तो हो गया -y। ये तो बहुत सिंपल सी जानकारी आपको होगी कि बराबर की जब हम इधर से कोई चीज़ इधर को ले जाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। तो y को हम बराबर किधर ले गए, y हो गया। अब हमें जो है एक वैल्यू मिल गई, x बराबर हमें ये आ गया -4 + y, ये हमें वैल्यू मिल गई है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अब हम जो है ऊपर वाले समीकरण में x के पास रख देंगे। तो देखिएगा कैसे रखेंगे। यहाँ x है, x की वैल्यू हमने ये निकाल ली। x बराबर हो गया मेरा -4 y। इस x -4 y को हम इस x के पास रखने की कोशिश करेंगे। तो लिख लेते हैं, यह है x बराबर -4 y। तो लिखो -4 y, किसके बाद ये y बराबर 14। कुछ हमने नया नहीं किया है इस वाले समीकरण में, केवल x की जगह जो है x बराबर -4 y लिख दिया, बाकी सेम टू सेम चल रहा है। अब हम ये नीचे वाले वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको हम हटा भी सकते हैं, इसके काम इसका नहीं रह गया है। अब इसको यदि हम हल करें तो पाएंगे कि -4 तो -4 हो गया, -4 y प्लस
2 ये बराबर ये 14। अब आगे हम देखते हैं, धन 2 को हम रहने देंगे, धन 2 ये बराबर, तो बराबर ये वाला 14, तो 14, और ऋण 4 जब उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। इस तरीके से 2 बराबर 14 4 18, ये गलती से आ गया है, 14 4 18, तो बाई बराबर 2 है ना, ये 2 2 में बाई का गुणा किया हुआ है, तो 2 को जब उधर ले जाएंगे तो 18/2 बराबर 9। इस तरीके से कितना सरल था। इसमें हमने देखा कि पहले जो है x की मान निकाल, एक आभासी मान निकाल लिया और उसको फिर किसी 2 में से किसी भी समीकरण में हमने प्रतिस्थापित कर दिया, इसीलिए इसका नाम है प्रतिस्थापित। तो इसमें हम इनको प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसीलिए इस विधि का नाम हुआ प्रतिस्थापन विधि। तो हमारा बाई का मान 9 आ गया। अब हम इस पूरे को मिटा देते हैं, बाई बराबर आ गया 9। यहाँ से हमने पाया कि बाई बराबर आ गया 9। अब इसी समीकरण में, क्योंकि पहले रखा हुआ है, दूसरे वाले में भी कर सकते थे, तो मैं इसी में कर देता हूँ। x हमें पता नहीं, x प्लस y, ये बाई बराबर 9 बराबर 14, तो x बराबर ये हमारा पुराना वाला 14 हो गया, धन 9 जब इधर आएगा हो जाएगा ऋण 9। इस तरीके से x बराबर हो जाएगा 14 में 9 आप निकाल दो, तो 14 में 4 निकाल दिया तो 10 हो गया, और 5 निकाल दिया तो 14, 9 5 14। तो हमारे x की 2 वैल्यू निकल आई। इस तरीके से x बराबर 9 और x बराबर 5 और y बराबर 9। अब आप कहीं भी रख दो, इस वाले समीकरण को चेक कर लो, यहाँ लिख दो 5, धन y का वैल्यू 9, 9 5 14, यानी ओके है, अपना सवाल सही है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला समीकरण था, इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया। तो इसी का हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो पेज पर जाते हैं, पेज पर हमारा दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल हमारा ये है, s माइनस टी बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है देख लेते हैं। दूसरा समीकरण है s/3 प्लस t/2, s/3 प्लस t/2 देख लेते हैं। s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, s3t2 इज इक्वल टू 6। s3 प्लस t2 बराबर 6, s2 प्लस t2 6। ये हमारे दोस्तों, ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। इन 2 समीकरणों की मदद से हम जो है s और t की वैल्यू निकालेंगे। तो गणित में जब हम काम करते हैं या किसी भी फील्ड में जब हम काम करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारा काम सरल हो जाए। तो देख रहे हैं अब ये जो है सही बटे में है, s/3 है, t/2 है, ये 6 है। इस समीकरण को थोड़ा सा हम सरल कर सकते हैं। सरल करने के लिए क्या करें, आप कोई भी अपनी दिमाग लगा सकते हैं। सही बटे में है तो इसको सही बटे का मामला सॉल्व करने के लिए एक तरीका सबसे बेहतर ये है कि पूरे में आप 6 का गुणा कर दो। इसमें भी 6 का गुणा, इसमें भी 6 गुणा, इसमें भी 6 का गुणा।
तो जब हम किसी भी संक्रिया में बराबर के दोनों तरफ हम एक ही संख्या का गुणा करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिएगा, जब s/3 में आपने 6 का गुणा कर दिया, यहाँ 6 कर दिया, तो 3 दूनी 6, यहाँ आ गया 2। और जब t/2 में यहाँ आपने जब 6 का गुणा कर दिया तो 2 तिहाई 6 हो गया। और जब आप इसमें 6 का गुणा कर दिए तो ये क्या हो गया, 6×6 36 हो गया। अब ये नीचे वाला हमारा समीकरण एक सरल फॉर्म में आ गया। अब ऊपर हमारा बचा क्या, हम इसमें कलर बदल लें जिससे आपको अच्छा दिखे। अब हमारा ये हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें किया क्या है। हमारा जो पहले वाला समीकरण था ना, उसके पूरे पदों में 6 का गुणा कर दिया, इसमें भी 6 का गुणा, इसमें भी 6 का गुणा, इसमें भी 6 का गुणा। तो जब हम किसी टर्म्स के सब में एक ही संख्या का गुणा कर देते हैं या एक ही संख्या का भाग कर देते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब हमने यहाँ s/3 था, 6 का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 2 आ गया। t/2 था तो हमने यहाँ 6 का गुणा कर दिया, 2 तिहाई 6। तो इस तरीके से ये बन गया। अब जो है हम ये बीच वाले को हटा देते हैं। ये हमारा समीकरण जो भी सही बटे में था ना, अब ये नॉर्मल हो गया। ये हो गया 2s प्लस 3t और 6 हो गया। अब हम ऊपर वाले या नीचे वाले जो भी आपको सरल लगता हो उससे जो है हम एक s की अथवा t की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी, एक संभावित वैल्यू, एक काल्पनिक वैल्यू होगी। हम s का ही पहले निकाल लेते हैं। तो हम s बराबर ये 3, ये माइनस टी इधर कर लिया, प्लस टी हो गया। अब यहाँ देखिए s बराबर हो गया 3 + 6t। ये 3 पहले से था, ये प्लस हो गया, ये हमारा 6 + t हो गया इधर आकर के। s की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। ये वैल्यू हमें समझ में तो नहीं आ रही है क्या है, क्योंकि इसमें वेरिएबल हमारा t शामिल है, लेकिन फिर भी लगभग आपको एक काल्पनिक वैल्यू मिल गई। अब इसी s बराबर 3 + t को आप कहीं भी रख दो, इस वाले सूत्र में रख दो। रखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ, 2s + 3t इज इक्वल टू 36। ये हमारा दूसरा समीकरण था जिसको हमने सरल किया। इस समीकरण में हमें अब s की वैल्यू यहाँ से मिल गई है। यहाँ देखेंगे, यहाँ यदि हम देखें तो पाएंगे ये s बराबर 3 + t। तो यहाँ हम इस वाली वैल्यू को इस s के पास रख देंगे, इस s के पास। s बराबर 3 + t जो है, इसको उठाकर हम यहाँ रख रहे हैं। तो क्या बन जाएगा देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 तो 2, फिर गुणे तो गुणे। अब ये पूरी संख्या कोष्ठ के अंदर रखनी पड़ेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कोष्ठ में रखने का, कोष्ठक में रखने की ज़रूरत नहीं थी। 3 + t इतना हो गया। अब आगे लिखें प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब जो है इसी चीज़ को हम ऊपर लिखेंगे जगह बनाने के लिए। अब हम इसी चीज़ को जो है यहाँ लिख लेते हैं। 2 गुणे 3। हाँ, तो ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा सोच समझना पड़ेगा। ये 2 कोष्ठक के अंदर जाएगा, 2 तिहाई हो जाएगा 6। यह हो गया 6। s हमारा इधर कोष्ठक के अंदर है 3 + t, और ये 2 कोष्ठक के बाहर है, यानी ये 2 इसमें भी जो जाएगा, इसमें भी जाएगा। जब इसमें गया 2 3 में जाए तो 6 हो गया, और इसके बाद प्लस तो प्लस, और 2 t में गया तो ये हो गया 2t। इसका मामला ठीक हो गया। फिर
फिर 3t लिख दिया, फिर इसके बाद ये बराबर तो बराबर, और ये हो गया 36। अब नीचे वाले का कोई काम नहीं है तो नीचे वाले को हम हटा देते हैं। अब आगे देखते हैं। 6 तो 6, 2t 3t हो गया 5t, ये हो बराबर हो गया 36। अब हम इस 6 को उधर ले जाएंगे, बराबर इस 6 को उठाएंगे, बराबर के उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और ये 5t अकेले बचेगा। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। अब यहाँ देखते हैं, ये 36 में 6 निकल गया तो ये हो जाएगा क्या 30, बराबर 5t इधर है, 5 में t का गुणा किया हुआ है, तो हम t को यदि अकेले लेना चाहेंगे तो 5 को उधर ले जाएंगे, तो 5 और t में आपस में गुणा किया हुआ है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग, तो t बराबर हो जाएगा 30/5 या 5 छक्का 30। इस तरीके से हमारा t का वैल्यू आ गया। क्या यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारी t की वैल्यू आ गई, t या कहाँ लिख देते, यहाँ लिखते हैं t बराबर और 6, t की वैल्यू 6 आ गई। इस टी वाई की वैल्यू को हम कहीं ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, जिससे हमें चूँकि सरलता रहे, तो t बराबर आ गया हमारा 6, ऊपर हमने लिख लिया है। अब जो है हम सब कुछ मिटा देते हैं। अब ये सब कुछ नीचे का गायब कर दीजिए, इसलिए कि हमें अब केवल 2 में से किसी एक समीकरण की थोड़ी सी ज़रूरत है। लिख लेते हैं ये। अब हमारे पास है s ऋण t बराबर 3 और t की वैल्यू हमें मिल गई। ये t अब हो गया हमारा t6, तो लिख लेते हैं s ये s तो s माइनस तो माइनस t बराबर 6 इज इक्वल टू 3, तो s बराबर 3 माइनस 6 इधर गया हो गया +6, s बराबर 6 3 9। तो आपको यहाँ दोनों वैल्यू मिल गई, t बराबर हो गया 6 और s बराबर हो गया 9, ये आपके दोनों वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा समीकरण था जिसको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया। अभी अगला सवाल भी देख लेते हैं कि अगला सवाल अपना क्या है। तो हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, ये अगला सवाल हमारा ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ये हमारा अगला समीकरण है। तो इस समीकरण को अगले पेज में लिख लेते हैं 3x माइनस वाई। ओम अक्षरम ब्रह्म परमम। हाई स्कूल क्लासरूम की निशुल्क ऑनलाइन क्लास YouTube पर लॉगिन करें और पाएं सभी विषयों का सलूशन। अब हाई स्कूल की पढ़ाई होगी आसान, होगी सभी विषयों की घर बैठे। YouTube पर मुफ्त शिक्षा का लाभ उठाएं। हमारे प्रबंधक यादवेंद्र तिवारी के आज ही सब्सक्राइब करें हाई स्कूल क्लास।